Hello aspirants, welcome to Easy as by the Hindu Analysis. Today the date is 14 June, so let's get started. फर्स्ट न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसिडेंट जो एयर इंडिया की तरफ से हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे DGCA, ओके, देन देयर इज़ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन देयर इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटीज़। इन सारी चीज़ों पे हम आज ही बात करेंगे। इनको पूरा याद नहीं रखना है, बस इनमें हमें वो पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, आएगा तो सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में जब आएगा तो वो पूरे सिविल एविएशन सेक्टर को लेके क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि विद इन दिस देयर कुड बी अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन दी सेफ्टी। बट पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पैटर्न हम देख रहे हैं, हमने ऐसे कोई क्वेश्चन देखे ही नहीं है जो कहीं भी गवर्नमेंट के फेलियर को हाईलाइट करता हो। बहुत रियल एक्सटेंट्स हुए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस पर यूपीएससी पूछेगा, बट नहीं पूछता है। एंड मैंने लास्ट डिस्कशन में आपको दिखाया भी था, देयर आर क्वेश्चन मार्क ऑन यूपीएससी फंक्शनिंग नाउ डेज, स्पेशली 3-4 साल से क्वेश्चंस जानबूझ कर। देखिए, टफ क्वेश्चन इज़ वन थिंग, ठीक है, कोई आपसे नहीं कह रहा है कि आप इजी क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन टफ होना इज़ वन थिंग, एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन देना, ऐसे जिनके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं या जिनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, और आंसर की भी आप देते हो 1 साल बाद, बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता उसमें। ओके, सो एवरीथिंग इन यूपीएससी इज़ नॉट दैट फेयर जितना वो हुआ करता था एक टाइम पर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी विद मैनी एग्जांपल्स, उन्होंने उस दौर के भी एग्जांपल्स दिए जब वो प्रिपेयर करते थे। तो एवरीथिंग इज़ नॉट दैट फेयर, एंड इस गवर्नमेंट के आने के बाद चीज़ें ज़्यादा अनफेयर हुई है। ओके, स्पीकर की लड़कियां आती हैं जिन्हें यूपीएससी के सिलेबस के बारे में भी ठीक से नहीं पता, बट दे क्लियर द एग्ज़ाम। एंड ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसके जितने इंटरव्यू हमने देखे, उससे पूछा जाता है क्वेश्चन कुछ और, वो जवाब देती है कुछ और। आप सिलेक्टेड हो, आपका काम है बच्चों को प्रिपरेशन पे बात करना, ना कि ये सब बोलना कि गोले अच्छे से भरना एंड जो भी है। चलो एनीवे, हम लोग अपने काम पे चलते हैं ये। बट एट द सेम टाइम पेपर वेग आ रहा है, एम्बिग्यूअस आ रहा है, बट आई शोड यू कि आप अगर ठीक से प्रिपरेशन करते हो तो 65 क्वेश्चंस तक पहुंचना उतना टफ नहीं है। बट हाँ, आप ये नहीं सोच सकते कि पहले के पेपर्स की तरह आप 80-85 अटैम्प्ट कर लोगे। बट ये इंस्टिंक्ट कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम हॉल में। ये वहाँ लगता है कि ज़्यादा अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। एनीवे, एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसने ब्लैक बॉक्स को कवर किया है। अब ये ब्लैक बॉक्स है क्या? ब्लैक बॉक्स इज़ नथिंग, बट ये पूरा डेटा रखता है फ़्लाइट का। इवन ये भी कि लास्ट में पायलट ने क्या वर्ड्स बोले थे। ओके, हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो कितने एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर पायलट के लास्ट वर्ड्स क्या थे, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें ब्लैक बॉक्स में। एंड ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट इट कैन विद स्टैंड इवन द टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स में हमेशा हमारे पास ब्लैक बॉक्स ही एक ऑप्शन बचता है, जिससे हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ था। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा अभी आज ही के लेक्चर में, DGC एंड ऑल। यहाँ पे NIA भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि इसमें कोई फोल टाइप की चीज़ें तो नहीं है, तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर को लेके मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा वाई आई डोंट लाइक दिस पर्सन। ओके, यहाँ पे ज़मीन पे लेट लेट के इनका एक फोटोग्राफर फ़ोटो ले रहा है कि शूट अच्छा आना चाहिए। ये मेडिटेशन करने जाते हैं, अपने साथ 6 फोटोग्राफर्स लेके जाते हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पर इस तरह की इनसेंसिटिव हरकतें की जाएँ। और उसके बाद फिर आता है इनका सोशल मीडिया सेल, जो इस तरह की बेहुदी बातें लिखता है। व्हाट ए कोइंसिडेंस, PM मोदी हु हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 11 ईयर्स इन ऑफिस मेट द लोन मिरेक्युलस 11A सर्वाइवर इन वार्ड नंबर 11। ओके, तो बीजेपी की सीटें भी 274 आई थी और 274 ही डेथ हुई हैं, वो भी कोइंसिडेंस ही है। ओके, सो दी सोशल मीडिया, ओके, इसने बच्चों को, खासकर जो उस वक्त 2014 में अंडर 18 थे, इनको जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया है, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आखिर वाई दिस मैन इज़ नॉट सूटेबल। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप वर्क अच्छा कर रहे हो। दैट्स वाई आई से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द बेस्ट पर्सन दैट इंडिया वॉज हैविंग, बट इट्स सोशल मीडिया एंड द मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्होंने इतना बदनाम किया कि लोग समझ ही नहीं पाए सही गलत। एनीवे, चलो आगे चलते हैं हम लोग अपने एग्ज़ाम पे। So don't be a blind follower, okay? Don't be a blind follower. There was one student in the group who argued ki why you say anything against Mr. Modi. Yes, I say and I will say. Anyway, यहाँ पर इंदौर में जो मर्डर केस हुआ है सोनम रघुवंशी वाला, उसमें जो लड़के का भाई है वो डिमांड कर रहा है नार्को टेस्ट
तो हम इस नार्को टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसी तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नार्को टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं। इन नार्को टेस्ट एक ड्रग यूज़ किया जाता है कॉल्ड एज सोडियम, जस्ट अ सेकेंड, सोडियम पेंटोथॉल। ओके, इसको इंजेक्ट किया जाएगा आपकी बॉडी में, जो भी अक्यूज्ड है, जैसे यहाँ पर सोनम है, विच ट्रांसपोर्ट दैम इनटू हिप्नोटिक और सेडेटेड स्टेट इन विच देयर इमेजिनेशन इज न्यूट्रलाइज। क्योंकि अगर आप कोई झूठ भी बोलना चाह रहे हो तो आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन आते हैं, तब जाकर आप वो झूठ बोलते हो। लेकिन यहाँ पर इस ड्रग के बाद आपके जो इमेजिनेशन है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और उसके बाद आप जो बोलोगे वो सच ही बोलोगे। और ये ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें, इट इज़ ए फास्ट एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक यूज्ड इन लार्जर डोजेज टू सेडेट द पेशेंट ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ये आमतौर पे सर्जरी के टाइम भी होता है, जब हम इंसान को इस तरीके से कर देते हैं कि उसको दर्द का एहसास ना हो। बट इसी ड्रग को हम लोग नार्को एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। इट बिलोंग्स टू बार्बिट्यूरेट क्लास ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज डिप्रेसेंट, और इंसान नियर हिप्नोटिक स्टेज में चला जाता है। Because the drug is believed to weaken the subject's resolve to lie, it is sometimes referred as truth serum, used by intelligence operatives first time during the World War II. In this hypnotic state, the accused is understood as being incapable of lying and is expected to give information that is true. Okay, so इस ड्रग का नाम याद रखिएगा, और ये क्या करता है वो याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ हम यहीं पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसको सर्जरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ओके, दीज आर टू थिंग्स। फिर एक शो आता था सच का सामना, उसमें वो लोग करते थे पॉलीग्राफ टेस्ट। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट ऑल्दो हैव द सेम ट्रूथ कोडिंग मोटिव बट इट वर्क्स डिफरेंटली। पॉलीग्राफ टेस्ट जब कैरी किया जाता है तो ये एज्यूम किया जाता है दैट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड व्हेन वन इज लाइंग आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे अदरवाइज वुड डू। आपने देखा होगा कि उस टाइम आदमी के हाथ में, दिमाग पे बहुत सारी केबल्स लगाई जाती हैं, और उसका जो, जब उससे क्वेश्चन पूछा, उसके दिमाग से ट्रिगर हुई चीज़ें और किस तरीके से उसकी फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स आएगा वो कैलकुलेट करती हैं ये जो हमने वायर्स लगाए होते हैं उनकी बॉडी से। और उसमें जो पॉलीग्राफ, जो इस तरीके के जो भी अप डाउन वगैरह बनते हैं, उससे हम लोग ये मानते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो सच का सामना टीवी सीरियल में भी इसी तरह का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता था। रादर देन इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू द बॉडी, पॉलीग्राफ टेस्ट अटैच instruments like cardiocuffs or sensitive electrodes to the suspected and measure the variables such as blood pressure, pulse rate and respiration। क्योंकि हम इसमें ये मान रहे हैं कि अगर इंसान जब सच बोलेगा ना तो उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन अलग तरीके से काम करेगा, और जब वो झूठ बोलेगा तब ये अलग तरीके से काम करेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेस्ट। अब क्या ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्यूज़ तो बहुत सारे हैं। अगर ऐसा था तो फिर आरुषि तलवार के टाइम भी हम लोग यही करते, हालांकि बाद में किया भी गया, तो फिर हर मर्डर केस में हम लोग यही कर लें, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो दी गई थी इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स, द राइट टू ए फेयर ट्रायल एंड द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आता है। द कोर्ट सेड दैट forcible intrusion into the person's mental processes is an affront to human dignity and liberty। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ इस तरीके के टेस्ट कर रहे हो तो आप उसकी ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी को वायलेट कर रहे हो। therefore the guidelines for administration of polygraph test published by NHRC in 2000 must be strictly followed। अब NHRC ने यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी थी, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट लिखने के लिए हमारे काम आएगा, दैट इस तरह के टेस्ट में हमेशा NHRC की 2000 में जो गाइडलाइंस आई थी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। सच टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट दी सब्जेक्ट कंसेंट। अगर मैं बेगुनाह हूँ और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो मैं अपना कंसेंट दे सकता हूँ कि आप ये टेस्ट कर लीजिए और देख लीजिए मैं सच बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंसेंट लेना ज़रूरी है उसका, विच मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। और ये नहीं कि पुलिस ने कस्टडी में कर लिया और कह दिया कि सामने वाले ने कंसेंट दिया था, नो, सामने वाले को ये कंसेंट मैजिस्ट्रेट के सामने देना होगा। आपने जॉली LLB 2 देखी है, उसमें यही था एग्जैक्टली। वो याद है, वो आदमी आता है कांस्टेबल भदौरिया का बेटा, और फिर उसके सामने जो दूसरा जज वकील होता है माथुर, अनु कपूर, वो डिमांड करता है कि हमें नार्को टेस्ट करवाना है,
राइट। तो वहाँ पर आपको मैजिस्ट्रेट परमिशन देगा, तब जाके वो टेस्ट होता है। दोज हु वॉलंटियर मस्ट हैव एक्सेस टू ए लॉयर, लेकिन अगर मैं वॉलंटियर हूँ तो मुझे एक लॉयर का एक्सेस होना चाहिए, एंड हैव फिजिकल, इमोशनल एंड लीगल implications ऑफ द टेस्ट एक्सप्लेन्ड टू दैम बाय द पुलिस एंड द लॉयर। क्लियर। हालांकि उस मूवी में ये चीज़ नहीं दिखाई गई कि जब वो टेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर जो लॉयर था यानी कि अक्षय कुमार, वो प्रेजेंट था या नहीं, बट मान भी लो चलो कि वो प्रेजेंट था, तो उसको मूवी में ये कंसेप्ट दिखाया था कि बाद में उस वीडियो को एडिट कर दिया गया था, ठीक है, उसमें सवाल जवाब एडिट कर दिए गए थे। ऑलराइट, तो ये गाइडलाइंस, आप केस का नाम याद रखेंगे, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और दूसरा एनएचआरसी ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है, विदाउट कंसेंट आप नहीं कर सकते नार्को टेस्ट, और ये कंसेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, और जिसने भी वॉलंटियर किया है कि मैं तैयार हूँ टेस्ट के लिए, तो मेरे साथ मेरा लॉयर होना चाहिए। What is the evidentiary value of such test? Now this is the problem. The result of narco analysis tests are not considered as confessions. Okay, this is the problem. Since those in the drug-induced state cannot exercise their choice in answering questions put to them, however, Supreme Court clarified that any information or material that is subsequently discovered with the help of voluntary administered test रिजल्ट कैन बी एडमिटेड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन एविडेंस एक्ट। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है, अब चेंज हो गया। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जैक्टली कोर्ट ने कहा क्या है, सपोज कि हम एक इंसान पे टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि चलिए ये बताइए कि आपने जिस हथियार से सामने वाले को मारा है, आपने ये वेपन कहाँ छुपाया है, और वो कहता है कि ऐसी XYZ जगह पर मैंने वो वेपन छुपाया है। उस वेपन पे बाद में पुलिस ले रिट्रीव करती है और उस पर उसके मिलते हैं फिंगरप्रिंट इस इंसान के। तो यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है, इस टेस्ट को नहीं यूज़ कर रही है एज अ एविडेंस, कोर्ट उसको मान भी नहीं रहा है, लेकिन कोर्ट इस चीज़ को मान रहा है कि अब यहाँ से सच सुन के ये जो वेपन रिट्रीव किया गया है और यहाँ पे ये जो फिंगरप्रिंट मिले हैं, इसको एविडेंस माना जा रहा है। ओके, ये कहा था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको हम कन्फेशन तो नहीं मान सकते, लेकिन इसके बेसिस पर अगर पुलिस कोई एविडेंस रिट्रीव करती है, कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करती है, कोई प्रूफ लेके आती है, तो उसको हम एविडेंस मान लेंगे। क्लियर है। Thus, if an accused reveals a physical piece of evidence like murder weapon and the police later find that evidence, the statement of the accused will not be treated as a evidence, but the physical evidence will be valid, that is these fingerprints or this weapon. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल पोजीशन क्या है। इन 2006 मैड्रास हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस द अक्यूज्ड डिड नॉट कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ, द साइंटिफिक टेस्ट रिसोर्टेड टू बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डिड नॉट अमाउंट टू testimonial compulsion. In 2008, Delhi High Court said that narco-analysis tests do not suffer from any constitutional infirmity and are a step in aid of investigation. As a aid तो यूज़ कर सकते हो, बट उसी बेसिस पे आप कन्विक्शन करवा लोगे, वो नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस तरीके से यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं बीच में, ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए चीज़ों का। क्लियर। तो हमने नार्को टेस्ट के बारे में जान लिया, हमने पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में जान लिया। हम आगे चलते हैं। कैरल। अब आपको पता है कि कुछ लोगों को शौक हुआ करता था उस ज़माने में, आज भी होता है हालांकि, दैट हम लोग एनिमल हंट करेंगे, फिर उनके दांत को या जो भी चीज़ है उसको एज अ ट्रॉफी यूज़ करेंगे। तो अभी एक रैपर था, उसने क्या किया था, उसने गले में एक शेर का या हाथी का दांत ऐसा पेंडेंट पहना हुआ था। ओके, तो यहाँ पर सरकार ने अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 40 ये मैंडेट करता है दैट एवरी पर्सन हैविंग द कंट्रोल, कस्टडी और पोजीशन ऑफ एनी एनिमल आर्टिकल जैसे लायन की स्किन, ट्रॉफी और अनक्योर्ड ट्रॉफी ऑफ कैप्टिव एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, सिर्फ वो एनिमल जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किए गए हैं। ओके, ओनली दोज एनिमल जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किए गए हैं shall declare to chief wildlife warden or authorized officer within 30 days from the commencement of the act। तो इनकी हंटिंग ही क्यों नहीं रोक लेते हैं, वो तो रोक लेंगे, लेकिन सोचो किसी के घर में पहले से हाथी के दांत टंगे हुए हैं बाप दादाओं के ज़माने से, अंग्रेज़ों के टाइम से, या फिर शेर की स्किन वगैरह रखी हुई है, तो उसका क्या करें, आप सिर्फ डिक्लेयर कर दो यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि हमने उस टाइम ये सब रजिस्टर कराया हुआ है, सब कुछ है, बस हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे केरल ने सेंटर को कहा है कि आप थोड़ा सा चांस दीजिए लोगों को, थोड़ा और एक्सटेंशन दीजिए, सो दैट पीपल कैन डिक्लेयर वाइल्ड एनिमल आर्टिकल्स एंड ट्रॉफी इन देयर कस्टडी।
ओके, जबकि पहले भी एक बार अपॉर्चुनिटी दी गई थी 2003 में, लेकिन कुछ लोगों ने डिक्लेयर किया, कुछ ने नहीं किया। बस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से काम का ये आर्टिकल है। सेक्शन 40 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये मैंडेट करता है, अगर आपकी पोजीशन में इस तरह के कोई भी आर्टिकल्स हैं तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे। Only those wildlife trophy inherited by legal hires, okay, this is the thing, inherited by legal hires of people with a valid ownership license issued by forest department will be eligible for the amnesty scheme, otherwise तो फिर आपको सजा होगी। Power to provide the amnesty vests with the union minister for environment एंड स्टेट बोर्ड में रिक्वेस्ट द सेंटर। तो यहाँ पे सिर्फ केरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, बट अल्टीमेटली जो पावर है जो ये एमनेस्टी देगी इन लोगों को, वो डिपेंड करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के हाथ में। ओके, सेंटर कैनॉट साइड डीएम एक्ट चेंजेस टू डिनाई लोन वेवर। अब सेंटर ने क्या किया यहाँ पर, वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, उसके बाद कई लोगों के सिर पे लोन था, लेकिन उनकी दुकानें चली गई, उनके घर चले गए, बट बैंक्स उस लोन को राइट ऑफ करने को तैयार नहीं थे। अब उससे पहले ही इसी साल सरकार ने क्या किया, यहाँ पर एक सेक्शन हुआ करता था अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो इस तरीके की पावर प्रोवाइड करता था सेंटर को कि आप चाहो तो लोन वेव ऑफ कर सकते हो। लेकिन सरकार ने इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से वो आर्टिकल ड्रॉप कर दिया और अब एक्सक्यूज़ दे रही है कि हमारे पास तो ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि हम ये चीज़ कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा अनिल अंबानी वाला, ठीक है, 49,500 करोड़ इतना लोन लेके सिर्फ 450 करोड़ पे करके बाकी का राइट ऑफ करवा लिया। ओके, बट यहाँ पर आम आदमी की बात हो रही है। दैट्स वाई आई से इंडिया में, विद इन इंडिया दो इंडिया रहते हैं, एक कॉमन मैन के लिए और दूसरा ह्यूमन बींग्स के लिए। चलो, सेक्शन 13 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दैट हैड बीन रिमूव्ड अर्लियर दिस ईयर। अंडर दिस सेक्शन सेंटर कुड recommend relief regarding loan repayment to persons affected by disaster of severe magnitude। बट अब सेंटर ये कह रहा है कि हमने तो इसमें चेंज कर दिया था, सेक्शन 13 को हमने ड्रॉप कर दिया था, बट कोर्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि नो, सेंटर स्टिल हैज़ द पावर अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर टू रिलाई ऑन इन सच सिचुएशंस। क्योंकि तो ये आप सेंटर की बेशर्मी देख सकते हो, अब जिसको भी इस सरकार की भक्ति है वो उनकी मर्जी। तो पॉक्सो एक्ट ये मैंने आपको प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए थे, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैंने इसको दोबारा नहीं पढ़ाया। प्रीलिम्स एक्स्ट्रा की जो मैंने फाइल दी थी उसमें पॉक्सो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए थे। ये वही है कि रॉट पूरा सिस्टम जो है एविएशन का, ये पूरा रॉट है एकदम। ओके, यहाँ पर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, लेकिन इतना बेशर्म है हमारा ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर DGCA वगैरह, कि एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इस तरह के एक्सीडेंट में कभी आप पायलट के नाम वगैरह उसके बारे में कुछ नहीं बताओगे कि उसके फ्लाइंग आवर्स क्या है। ये सारी चीज़ें आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वो ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं की जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती हैं पायलट पे कि पायलट सही नहीं था, उसकी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। ये तो पहला तो हमने वहीं पे इंटरनेशनल नॉर्म को वायलेट कर दिया हमारी DGCA ने, जब वो इस बारे में बात की, उसने पायलट्स के बारे में बताया। इसको आप याद रखो, अभी अपनी फैक्ट बुक में लिख लो, आई विल टेल यू लेटर ऑन कि हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। मर्फी लॉ विच सेज दैट इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल थिंग्स गोइंग रॉन्ग, द वन दैट विल कॉज द मोस्ट डैमेज विल बी द वन टू गो रॉन्ग। अगर बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो गलत जा सकती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होगी ना, बस वही जाएगी आपकी गलत। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये सारी बॉडीज़ जो जिनका काम है सिविल एविएशन को सेफ बनाना, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ensuring stringent training and safety standards। इंडिया बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सिस्टम, लेकिन करप्शन और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कैसे, वो भी आपको समझ में आएगा। एंड देयर इज़ कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। खुद सिविल एविएशन ने कहा, ये जो DGCA इसने कहा था कि हमारे यहाँ कुछ रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं वो काफ़ी करप्शन से हुई हैं, उसमें हमें कुछ नॉर्म्स चेंज करने पड़ेंगे। कि तो जब आप ऐसे फूल एंड इडियट्स को क्वालिफाई करवाते हो एग्ज़ाम, तो ये चीज़ें होना ऑब्वियस है। The safety and training have been on downward slide over the years. Union Minister of Civil Aviation, after every crash, the first statement to defend the safety standards of airport। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी सरकार हो, जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट यही आता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो हमारे अच्छे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पायलट की गलती रही होगी।
देर आर ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, बट यहाँ पर इनका एक सजेशन बहुत अच्छा है, दैट वी नीड प्रोफेशनल्स टू हेड द DGCA एंड AAI एंड नॉट द ब्यूरोक्रेट्स और द पर्सन हु सीक पब्लिसिटी। लेकिन हमारे तो रेल मंत्री पब्लिसिटी वाले हैं। इनफैक्ट अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी वो आए थे, वो भी अपने साथ कैमरामैन लेके आए थे, एंड रियली अगर आप उसका वीडियो देखेंगे वो रीटेक ले रहे हैं प्रॉपर। रुको रुको, ये ठीक से नहीं बोल पाया मैं, फिर से करेंगे। ठीक, आपको रेल मिनिस्टर याद है हमारे उड़ीसा में जब वो हुआ था स्कैम, उड़ीसा में जो ट्रेन डिरेल हुई थी वहाँ पे वो उसके बाद रोते हुए भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं। नारे लगाना भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देशभक्ति की आड़ में अपना फेलियर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शर्म की बात है। ओके चलो, हमें यहाँ पे से 3-4 बॉडीज़ है जिनके बारे में हमें जानना होगा, तो हम इनको एक एक करके तैयार करते हैं। फर्स्ट है DGCA। इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, प्राइमरली डीलिंग विद द सेफ्टी इशू। ओके, सेफ्टी इशू का जो मेन काम है वो देखता है DGCA। 2 सेकेंड, क्लियर। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू, फ्रॉम और विद इन इंडिया, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल एयर रेगुलेशन, एयर सेफ्टी एंड एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये सारे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के भी जो रूल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट भी यही करता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, सो सेफ्टी इश्यूज होगा तो ये देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है, रेगुलेट करता है सारी चीज़ें, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी जो होती हैं, सामान वगैरह ले जाना लाना, ठीक है, वो भी यही देखता है, और जो पैसेंजर वाला है वो काम भी यही देखता है। तो इसके फंक्शंस को आप अगर सेल्फ रीड कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो इसलिए मिस्टेक कराते हैं वहाँ। द मेन फंक्शन फॉर DGCA इज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स इन ऑल फ्लाइट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, ऑल फ्लाइट्स। The organization conducts a regular safety inspections of all airlines and aircraft to meet the required safety standards। बट यहाँ पर यही गलती हुई कि जब से टाटा ने टेक ओवर किया है, उसने इसको प्रॉफिट में लाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें, उनका जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं। अब ये इंस्पेक्शन करना इसका काम है, लेकिन होता क्या है, आप आ जाइए इंस्पेक्शन करने, थोड़ी बहुत ब्राइब दे देंगे आपको, सेटल कर लेंगे। ठीक है, खर्चा हमें कम करना है अभी, तो ये प्रॉब्लम है। और ब्राइब लेते हैं लोग क्योंकि वो ब्राइब देकर ही सिलेक्ट हुए थे। ये वो करप्शन है, ये है जिसने पूरे सिस्टम को रॉट करके रखा हुआ है, और इसी की बात उन्होंने आर्टिकल में की है। अब दूसरी बात है कि इट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एनी इंसिडेंट। अब यही प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टिगेट भी अगर यही करेगा तो क्या ये खुद के खिलाफ कोई एक्शन लेगा या खुद को पनिश करेगा? क्यों आपने अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं किया था एयर इंडिया का? इन्वेस्टिगेट भी अगर यही करेगा तो ये तो सीधे सीधे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन एक न्यूट्रल बॉडी से होगी, तब जाके पता चलेगा आखिर वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने ये इंस्पेक्शन ठीक से नहीं किया था या फेक नकली रिपोर्ट बना दी थी कि सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ठीक हैं। ओके, सो जब तक इन्वेस्टिगेशन ये खुद करता रहेगा अपनी, कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी किसी को। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एनी इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स दैट अकर विद इन इंडियन एयर स्पेस और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग इन फ्यूचर। अब ये क्या एक्शन लेता है ये हम इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे। दूसरा काम है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। तो वो सारी चीज़ें आई थी ना, उड़ान स्कीम, दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें इसी का काम था देखना। इट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग न्यू एयरपोर्ट्स। हमने बात की थी छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, सिंपल होगा एकदम। ओके, 1 एयर स्ट्रिप, सीढ़ियाँ होंगी, कोई एस्केलेटर्स नहीं होंगे, कम से कम कॉस्ट में, ताकि उसको ऑपरेट किया जा सके सस्टेनेबल वे में। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रैफिक इन इंडिया। इट वर्क्स क्लोजली विद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यही क्वेश्चन इस बार आया था आपको जब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ मिलकर अपना वो सैटेलाइट सिस्टम बनाया था गगन। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, जब हम लोग प्रिपेयर करते थे 2018-20 में तब की न्यूज़ है, लेकिन यूपीएससी ने अब दोबारा पूछी आपसे। ओके, चलो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको प्रॉपर एक एक्ट के अंडर में बनाया गया है। इट वर्क्स अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, जो कि अल्टीमेटली एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। इट इज़ कंस्टिट्यूट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इफेक्ट में कब आया? 1 अप्रैल 1995
बाय मर्जिंग ऑफ टू ओल्ड बॉडीज, जो हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ जब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो इनको मर्ज करके एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ऑफ क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनेंस एंड मैनेजिंग द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ ऑन ग्राउंड वाला भी एंड एयर स्पेस भी, यानी कि ऊपर से जो कम्युनिकेशन वगैरह होते हैं। ओके, ये मैनेज करता है 137 एयरपोर्ट्स, जिसमें से 24 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। फंक्शंस आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसमें इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फंक्शंस। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन पे। नो दिस इज़ अगेन अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। मैंने आपको 16 है, पूरी 16 याद कराई थी प्रीलिम्स के टाइम। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इस्टेब्लिश की गई 1947 में बाय द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944 एज नोन एज शिकागो कन्वेंशन। अब इस शिकागो कन्वेंशन में ही कुछ अमेंडमेंट हुए थे, इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा। 3 साल पुराना करंट अफेयर था ये, अभी हम बात करेंगे इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, शिकागो कन्वेंशन अभी याद रखिएगा, हम आगे आएंगे इस पर। फंक्शन वही सब है। इसका काम क्या है? सेफ और एफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट बनाना। ठीक है, कुछ रेगुलेशंस इशू करना फॉर एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटेशन, एफिशिएंसी एटसेट्रा। ये स्टैंडर्ड सेट करता है, जिसको फिर जो नेशनल लेवल के हर कंट्री में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ पे शिकागो कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें, इसकी कुछ अमेंडमेंट्स थी। शिकागो कन्वेंशन 1944, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है दैट आर्टिकल 3 इंसर्ट किया गया था यहाँ पर, विच सेज दैट एवरी मेंबर नेशन शुड रिफ्रेन फ्रॉम रिसोर्टिंग टू द यूज ऑफ वेपन्स अगेंस्ट सिविल एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट। अब ऐसा नहीं है कि आज ईरान इसराइल की वॉर चल रही है तो आप सिविलियन एयरक्राफ्ट को टारगेट करना शुरू कर दो। ओके, वो चीज़ें नहीं। तो ये 3 अमेंडमेंट हुए थे, लेकिन हमारे काम का सिर्फ ये वाला है। ओके, मई 1984 में ये अमेंडमेंट हुआ था, हालांकि इंडिया ने इसको साइन बहुत लेट किया। इंडिया एब्सटेंट फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन फॉर गाज़ा सीज फायर। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब गाज़ा में सीज फायर हो तो इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, बस हमारा स्टैंड पिछले कुछ टाइम से ऐसा ही रहा है कि हम इसराइल को इन द नेम ऑफ राइट टू सेल्फ डिफेंस हम लोग इससे एब्सटेंड करते हैं। अब देखिए, एब्सटेंड करना और अगेंस्ट में वोट करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अगेंस्ट में वोट करना, फेवर में वोट करना, और एब्सटेंड मतलब न्यूट्रल रह जाना। ठीक है, तो इंडिया मोस्टली न्यूट्रल रह जाता है। हालांकि एक बार उसने अगेंस्ट में इसके फेवर में वोट कर दिया था कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन बाद में फिर हमने स्टैंड दोबारा चेंज कर दिया। इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ए सीज फायर इन गाज़ा फॉर 4th टाइम इन 3 years। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम लोग ज़्यादा प्रो इसराइल हो चुके हैं। हम लोग गाज़ा और पैलेस्टीन के इशू पे उतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और वो शायद ऑब्वियस भी है, क्योंकि अगेन यार डोंट टेक इट पर्सनली। थोड़ा ऑब्वियस इसलिए भी कि जब जब हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है, तो कभी भी हम इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी तरफ से हम लोग कोई ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई स्टैंड लेते हुए देखते नहीं है। इनफैक्ट टर्की तो सिंपल है, स्ट्रेट एंड क्लियर। टर्की एक सिंपल वन कंट्री है विच इज़ टोटली अगेंस्ट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। वो क्लियरली बोलता है कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। ओके, तो कुछ इनकी वजह से भी है कि हमें लगता है कि वी नीड इसराइल मोर दैन एनीवन एल्स। इंडिया हैड वोटेड इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर इन December 24, लेकिन उसके बाद हमने एब्सटेंड करना शुरू कर दिया वापस। अब यहाँ पे आप ट्रंप का डोमिनेशन देखिएगा, अमेरिका का। फ्रांस ने कहा है कि हम लोग कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर आएँ और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि यूएन की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर ए 2 स्टेट सॉल्यूशन। ओके, तो फ्रांस ये ऑर्गेनाइज कर रहा है मीटिंग जॉइंटली विद सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे ये बुलाना चाहते हैं इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को। अब आप अमेरिका की धमकी देखिए। Trump administration has warned the partner countries not to join the conference or to make pledge for recognition of Palestine. Okay, this is the domination of USA when it comes to Israel. Anyway, हालांकि इंडिया ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुका है पैलेस्टीन को 1988 में, एंड इज अमंग द 147 मेंबर्स ऑफ 193 यूएन जनरल असेंबली कंट्रीज दैट हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट।
ओके। अब यहाँ पर हालांकि ऐसा तो नहीं है कि 19 लोग एब्सटेन कर जाएंगे और 10 लोग अगेंस्ट में वोट कर जाएंगे, तो क्या ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता 193 मेंबर्स में से? हो सकता है, और हुआ, डजेंट मैटर। बस इंडिया का स्टैंड दिखाता है कि अब हमारे लिए पैलेस्टीन उतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इजराइल एज अ पार्टनर है। Okay, it was passed with more than 4/5 of all countries voting for it. India was the one of the 19 absentee. US voted with Israel and 10 other countries against the resolution, and India was the only country in South Asia, BRICS or SCO group to abstain. Now this is the problem कि क्यों वर्ल्ड इन रीजनल ग्रुप्स को सीरियस नहीं लेता। अगर हम सब लोग ब्रिक्स के मेंबर हैं, हम लोग SCO के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है इसका? दैट वी विल स्पीक इन वन वॉइस, वी विल टेक सेम स्टैंड ऑन इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है कभी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो रीजनल ग्रुप्स हैं हमारे, ये ग्लोबल लेवल पर किसी भी एक इशू पर सिंगल स्टैंड लें, सेम स्टैंड लें, कभी नहीं लिया आज तक। इवन क्लाइमेट के इशू पर भी नहीं लिया। ओके, इसलिए इनकी जो आप कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंस होती है रीजनल ग्रुप्स की, वो कम होती जाती है कि आप लोग आज यहाँ साथ बैठ के कुछ प्लान कर रहे हो और उधर जाके एक ग्लोबल इशू पे आप लोग डिवाइड हो जाओगे। इफ़ यू कांट स्पीक इन वन वॉइस देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। उसी तरीके से ब्रिक्स में डिसाइड हुआ था कि हम लोग एक कॉमन करेंसी बनाएंगे। ट्रम्प साहब आए, उन्होंने धमकी दी कि वी आर नॉट फूल दैट वी विल सिट एंड वॉच यू पीपल टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन। ओके, तो फिर इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम लोग ब्रिक करेंसी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही कहा है मोदी जी ने। इसलिए 56 इंच का सीना एंड ये सब बकवास बातें हैं। देश अच्छे से चलता है, सिंपल तरीके से चलता है, कम बोल के भी चल सकता है। देखिए, आज कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं थे अभी तक, ठीक है। 2008 के जो ग्लोबल क्राइसिस थे, आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, उस टाइम की जो ग्लोबल क्राइसिस थे वो इससे कहीं ज़्यादा थे। तब मनमोहन सिंह ने कहा था एक काम करो, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत लोगों को नौकरी से निकाल रहा है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ा दो। और इतनी बढ़ाई थी दैट एवरी 1 or 2 weeks यू सी स्टूडेंट्स गोइंग फॉर सम बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, 63,000 सीट्स निकालते थे वो हर साल। और उन्होंने किया ये सब इसलिए किया था उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्राइवेट सेक्टर तो जॉब देगा नहीं अभी कुछ साल, जब तक ये ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है। ये ग्लोबल क्राइसिस ना इतने सीवियर थे दैट अमेरिका, यूरोप से लोग अपनी कार छोड़ छोड़ के आ गए थे। ठीक है, दे लेफ्ट देयर एक्सपेंसिव कार एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ एंड दे रश बैक टू इंडिया। ऐसे हालात थे उस वक्त। और इसलिए मनमोहन सिंह को, जो जितने भी आप किसी भी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ जाइए, आप किसी भी उस टाइम जो जॉब सेक्टर में रहा होगा उसके साथ बैठ जाइए, ही विल एडमायर दैट दिस मैन मनमोहन सिंह, ही मैनेज द इंडियन इकोनॉमी वेरी वेल दैट टाइम। हम लोग 9% प्लस की ग्रोथ से ग्रो कर रहे थे। ये मनमोहन, उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस आया, उसके बाद भी एनी हाउ उन्होंने 5 to 6% की ग्रोथ मेंटेन रखी जब तक वो रहे। फिर 2011 से सारी पॉलिटिक्स शुरू हुई। अन्ना जैसे बेहुदे लोगों ने अपने आंदोलन शुरू किए, मीडिया ने उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया, बीजेपी ने फाइनेंस करना शुरू कर दिया इन कैपिटलिस्ट कंट्रोल मीडिया हाउसेस को, और सरकार को इतना बदनाम किया गया कि 2011 से 2014 तक पूरा पैरालाइज रहा। और अगर आज आप में से यूपीएससी एस्पिरेंट होने के बाद भी किसी को ये लगता है दैट दिस मैन इज़ नॉट कंट्रोलिंग द मीडिया, या अपना मीडिया अगर आपको फेयर दिखता है, दैन आई एम सॉरी, आप उसी जनरेशन को बिलोंग करते हो जिनको टारगेट किया गया 2014 के बाद से बाय सोशल मीडिया। ओके, एनीवे, चलो, सेंटर सैंक्शन दी 300 FRA टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट की जब हम बात करते हैं, जिसको हम 2006 का फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी कहते हैं, जो आपको अल्टीमेटली क्या दे रहा है, आपकी लैंड ओनरशिप दे रहा है। उसके अंडर में ना ऑलरेडी प्रोविजंस थे काफ़ी सारी चीज़ें बनाने का, जैसे ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट कमेटी बनाएंगे, फिर सब डिविजनल लेवल पर कमेटी बनाएंगे। ग्राम सभा से आप बताइए किस किस को देनी है ओनरशिप, फिर सब डिविजनल लेवल कमेटी पे जाएगा, वहाँ पे एग्जामिन होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे जाएगा, फिर स्टेट मॉनिटरिंग कमेटीज़ पे जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि करीब 42% जो क्लेम्स थे वो रिजेक्ट होना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं देखा कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, या तो इन लोगों का जो क्लेम है, पेपर वगैरह है, वो सही नहीं है, या खैर पेपर तो है ही नहीं, मगर इनका या तो क्लेम सही नहीं है, ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम एटलीस्ट 75 ईयर्स से या 3 जनरेशन से इस लैंड पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं या रह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या कहा है कि इस एक्ट के अंडर में ये जो कमिटीज़ हैं इनको अभी रहने दो,
इनके पैरेलली एक और चीज़ बनाते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाएगी, तो उसी के लिए सरकार यहाँ पे बना रही है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फंडिंग structural mechanism to facilitate the implementation of law meant to give forest right to scheduled tribes and forest dwelling communities. Implementation of the FRA for last 19 years has been the domain of state and union territory government. ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट और इनका काम था इम्प्लीमेंट करना, लेकिन यहाँ पर सेंटर ने कुछ सेल बनाए हैं जो इस चीज़ को ईजी बनाएंगे। और ये सेल क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में बने? नो, ये गलती नहीं करना एग्जाम में, इस एक्ट के अंडर में नहीं बने। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दिस वॉज ए सेंट्रल स्कीम। इसने सैंक्शन किया है सेटिंग अप ऑफ 324 डिस्ट्रिक्ट लेवल FRA सेल अक्रॉस 18 स्टेट्स। ओके, द रूल्स गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दीज सेल्स फ्लो फ्रॉम दिस स्कीम एंड नॉट दी प्रिंसिपल लेजिस्लेशन ऑफ FRA। ये FRA के अंडर में नहीं बनाई गई हैं, ये इस स्कीम के अंडर में बनाई है। तो अब एक्टिविस्ट का कंसर्न ये है कि यार ये तो एक और पैरेलल FRA मैकेनिज्म बना दिया आपने आउटसाइड परव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो ऐसा नहीं है, दिस सेल विल मेयरली असिस्ट द क्लेमेंट्स, जो ट्राइबल्स हैं उनको असिस्ट करेगा, एंड द ग्राम सभास टू प्रिपेयर ऑल पेपर वर्क फॉर द FRA क्लेम्स एंड असिस्ट विद डेटा मैनेजमेंट। तो इन सेल्स का काम अलग है, और ये जो कमिटीज़ ऑलरेडी फंक्शन कर रही हैं ग्राम लेवल पर, सब डिविजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, इन कमिटीज़ का काम अलग है। द FRA सेल विल हेल्प विद क्विक डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग क्लेम्स, क्योंकि काफ़ी क्लेम्स या तो पेंडिंग पड़े हुए हैं या फिर रिजेक्ट हो जा रहे हैं। 14% ऑफ द क्लेम्स आर रिमेन पेंडिंग वाइल 42% आर रिजेक्टेड। अगर आप इतने ज़्यादा रिजेक्ट कर रहे हो, इतने ज़्यादा पेंडिंग रख रहे हो, तो 56% तो यही हो गया। तो फिर तो आपने इस एक्ट का पर्पस ही डिफीट कर दिया, ओनरशिप देना ही तो इसका मेन काम था। इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट में इम्पैक्ट ऑयल सप्लाई टू इंडिया। अब यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, एक तो है गोल्ड और दूसरा है ऑयल के प्राइसेस। बट हम तो ईरान के साथ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं ऑयल, हाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल पर्शियन गल्फ से आने वाला ट्रेड है वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, एक तो पर्शियन गल्फ हो गई, और दूसरी तरफ जो रेड सी है वहाँ पे हाउदी रिबेल्स ने पहले से भी परेशान कर रखा था। अब क्योंकि ये ईरान के ही प्रॉक्सी है और ईरान फुल फ्लैजेड वॉर में है, और हाउदी रिबेल्स भी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं ऊपर इसराइल की तरफ, तो दोनों पर्शियन गल्फ एंड रेड सी दोनों तरफ से ही ट्रेड इम्पैक्ट होगा। अब जगह क्या बच जाती है हमारे लिए? हमारे लिए बच जाता है केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप से जाने में कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइम भी बढ़ जाता है। ओके, तो अगर ये ऑयल क्राइसिस उस लेवल पे चले गए जैसे ईरान इराक वॉर के टाइम गए थे इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी ने 1971 में वॉर जीती और ऑयल क्राइसिस 73 में बढ़ते हैं, और इन्फ्लेशन इंडिया में इतना तेज़ी से बढ़ता है कि इंदिरा गांधी की पूरी साख नीचे चली जाती है कि आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बट वो क्या करती, उनके कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, ऑयल प्राइस क्योंकि थोड़े बहुत नहीं बढ़े थे, 3 टाइम्स बढ़ गए थे ओवरनाइट। उसके बाद चाबहार, ठीक है, चाबहार प्रोजेक्ट, दूसरा आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये सब इम्पैक्ट होगा इस वॉर से। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचेगा जाने का, ठीक है, या तो हम ऊपर से जाएं सेंट्रल एशिया की तरफ से, लेकिन फिर वहाँ पाकिस्तान बीच में आ जाता है, वो हमें एक्सेस नहीं देता, या फिर हम वो चेन्नई व्लादिवोस्टोक वाला रूट यूज़ करें, बट वो भी अपने आप में काफ़ी लेंदी है अगर आप रशिया से पूरा घूम के यूरोप जाओगे तो, ठीक है, या फिर हमारे पास केप ऑफ गुड होप से जाने का रास्ता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे जो पूरे एक्सपोर्ट्स हैं उन पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। ओके, गोइंग अराउंड द केप ऑफ गुड होप विल ऐड 15 to 20 days per ship and $500 to $1,000 per container and 40 to 50% इंक्रीज इन दी कॉस्ट। इवन गोल्ड प्राइस देख लीजिए, एक ही दिन में 95,000 से बढ़ के 1 लाख हो गए, क्योंकि दुबई वगैरह से आता है सारा उधर से, तो वो सब रूट डिस्टर्ब होने वाला है। अब यहाँ पे IREL रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि हमारे पास इसकी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, तो हमारे पास जो थोड़े बहुत रिजर्व्स भी हैं वो माइन कर रहे हैं हम लोग, और कहाँ भेज रहे हैं एक्सपोर्ट करके? जापान। ओके, ऊपर से चाइना ने लास्ट मंथ क्या किया, इंडिया में आने वाला एक्सपोर्ट रोक दिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, और इनका पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ पे, और दूसरा जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैं नोएडा में, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंडिया ने कहा है अपने स्टेट रन दिस माइनर को REL to suspend a 13-year-old agreement on rare earth export to Japan and safeguard the supplies for domestic needs। तो हम लोग
क्या कर लेंगे, माइनिंग से किया हुआ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट अगर रोक भी देंगे तो प्रोसेस कहाँ करेंगे इसको, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, IREL वॉन्ट्स टू डेवलप इंडियाज़ कैपेसिटी फॉर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग। 11 साल से आपसे बात ही कर रहे हो कि हम इसकी प्रोसेसिंग डेवलप करेंगे, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। प्रॉब्लम शुरू ज़्यादा रियलाइज अब हो रही है बिकॉज चाइना हैज़ कर्ब्ड इट्स रेयर अर्थ मटेरियल्स एक्सपोर्ट सिंस अप्रैल, प्रेशरिंग ऑटोमेकर्स एंड हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड। इसलिए ट्रंप ने जो डील की है उसमें उसने क्या सिक्योर किया है, मैग्नेट्स, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और डिफेंस के जो प्लेन वगैरह बनाते हैं उनमें काम आता है, और दूसरा बाकी के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, ट्रंप ने ये सिक्योर किया है। ठीक है, नियोडीमियम ए की मटेरियल यूज्ड इन मैग्नेट्स एंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल motors. IREL has been exporting rare earth due to lack of domestic processing capacity. ये जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम लोग हमेशा वल्नरेबल रहेंगे टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। एनीवे, यहाँ पे देखिए, अब ये है ईरान, पहले तो इसको याद रखिएगा, नतान्स, दिस इज़ द मेन यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जो अटैक की है इसराइल ने। और यहाँ पे आप ये देखिए कि लड़ाई कितनी दूर चल रही है इसराइल से ईरान। ये है आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है, इधर से रेड सी है, ये भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि नीचे से हाउदी रेबल्स अटैक कर रहे हैं, और वो अटैक कर भी रहे हैं इस वक्त इसराइल पे। सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर जब ईरान ने लॉन्च की मिसाइल, हालांकि कल रात को उसने स्ट्राइक किया तेल अवीव पे, कल रात को बहुत जम के एयर स्ट्राइक हुए हैं, डैमेज हुआ है, यानी कि इसराइल का जो आयरन डोम वो करता था, वो आयरन डोम कल रात को फेल हो गया। काफ़ी स्ट्राइक्स, काफ़ी मिसाइल्स गिरी हैं ईरान की तरफ से इसराइल के तेल अवीव पे। और यहाँ पे जॉर्डन और इराक, इनके एयर स्पेस में US, फ्रांस, इजरायली एयरक्राफ्ट वर हंटिंग द ईरानियन ड्रोन्स। तो ये इधर से लॉन्च कर रहा है, ये इधर से आके इसको रोक रहे हैं, और सारा डैमेज कहाँ हो रहा है, जॉर्डन इराक के लेवल पे। तो ये कन्फ्लिक्ट अगर ज़्यादा लंबा चला तो ये सिर्फ ईरान और इनके लिए नुकसान नहीं करेगा, ये सबके लिए नुकसान करेगा, ये इस पूरे रीजन को एनगल्फ कर लेगा। और ये इसलिए कर लेगा बिकॉज यहाँ ऊपर ये जो लेबनान देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी हिजबुल्ला एक्टिव है और उसके साथ चीज़ें चलती रहती है। देन सेकेंड इज, आप यहाँ पे सीरिया देख सकते हैं। सीरिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि अल असद की रिजीम जा चुकी है, और यहाँ पे भी इसराइल एक्सपैंड कर करके टेरिटरीज कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो सीरिया इज़ ऑलरेडी वल्नरेबल। इराक में ऑलरेडी आईसिस इज़ एक्टिव, ठीक है, और इस आईसिस को USA यूज़ कर रहा है फॉर टारगेटिंग दी ईरान। तो ये पूरा रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आएगा टर्की का। ये क्या करता है, किसका साथ देता है, किस तरीके से करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली टर्की और पाकिस्तान दोनों ईरान का ही साइड लेंगे। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।